अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। इस थ्योरम के स्टार्ट से पहले हम ये देख चुके हैं कि अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस आपके पास कन्वर्जेंट है तो वो सीक्वेंस आपके पास बाउंडेड भी होगी। इट मीन्स हमने ये देखा था कि हमारे पास किसी भी सीक्वेंस की जो कन्वर्जेंस होगी वो कन्वर्जेंस इंप्लाई करेगी बाउंडेडनेस। Convergence will imply that the sequence is bounded. लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने ये भी देखा था कि आपके पास कुछ ऐसी सीक्वेंसेस एग्जिस्ट करती हैं जो बाउंडेड तो हैं लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थ्योरम है हमारे पास कि कन्वर्जेंस विल इंप्लाई द बाउंडेडनेस, ये वन वे थ्योरम है, इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता। और हमारे पास इस तरह की सीक्वेंसेस आ जाती हैं। लेट्स सपोज ए एन आपके पास एक सीक्वेंस है, दिस इज़ बेसिकली -1/n। अब हमें पता है कि सीक्वेंस का आंसर जिसमें जो हमारे पास एंट्रीज पड़ी हैं वो हमारे पास या तो 1 आएंगी या -1 आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीक्वेंस आपके पास बाउंडेड है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ इन सिंपल वर्ड कि हमारे पास ये थ्योरम होल्ड करता है लेकिन इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता, मतलब बाउंडेडनेस कन्वर्जेंस को इम्प्लाई नहीं करता। अब इसी चीज़ को देखने के लिए कि हम क्या करें कि हमारे पास इस थ्योरम का हमारे पास कन्वर्स भी होल्ड करता है, बाउंडेडनेस भी कन्वर्जेंस को इम्प्लाई करे, इसके लिए हमारे पास थ्योरम आता है। दिस इज बेसिकली द मोनोटोन कन्वर्जेंस। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम हमें स्टेटमेंट ये देता है, इफ अ सीक्वेंस इज मोनोटोन एंड बाउंडेड, अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस है वो मोनोटोन और बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट नहीं है। अब हमारे पास मोनोटोन क्या होती है? सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस जो या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो जाए। लाइक अगर आपके पास इंक्रीजिंग की डेफिनेशन लेते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसी सीक्वेंस के जैसे जैसे उसकी टर्म्स आगे जा रही हैं वो सीक्वेंस इंक्रीज होती जाए। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रही है, लेट ए एन इज लेस देन इक्वल्स टू ए एन प्लस वन, हमारे पास जो प्रीवियस टर्म है वो आने वाली टर्म से लेस हो और ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये हर नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करे। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन आई विल से दैट कि ये सीक्वेंस आपके पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और सिमिलरली अगर मैं डिक्रीजिंग की डेफिनेशन लेता हूँ तो डिक्रीजिंग की डेफिनेशन बिल्कुल इसके उल्ट आ जाएगी कि ऐसी सीक्वेंस कि जो हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाए कि जिसमें हमारे पास जैसे जैसे सीक्वेंस की टर्म आगे बढ़ती जाए सीक्वेंस की टर्म छोटी होती जाए। लाइक हमारे पास जो प्रीवियस टर्म है वो हमारे पास नेक्स्ट आने वाली टर्म से बड़ी हो जाए। लाइक ए एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एन प्लस वन। और ये वाली जो कंडीशन है अगर ये भी हमारे पास हर नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करती है तो जिस सीक्वेंस में ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस आपके पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ओके, तो बेसिकली ये हमारे पास मोनोटोन की डेफिनेशन हो जाती है। तो अब वो कहता है कि अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस बॉन्डेड है और साथ में या तो वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो वो सीक्वेंस आपके पास कन्वर्जेंट भी है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द प्रूफ। हम इसके प्रूफ पे चलते हैं। अब उसने कहा है कि हमारे पास हर सीक्वेंस जो मोनोटोन और बाउंडेड है वो कन्वर्ज करेगी। तो हम सबसे पहले प्रूफ के लिए एक आर्बिट्रेरी सी सीक्वेंस ले लेते हैं। हम कहते हैं कि लेट ए एंड बी ए सीक्वेंस। फिर हमारे पास हाइपोथेसिस में गिवन ये है कि वो सीक्वेंस कन्वर्ज सॉरी को मोनोटोन और बाउंडेड होने चाहिए। हम इसी को सपोज कर लेते हैं सच दैट ए एन इज monotone and
बाउंडेड। अब यहाँ हमारे पास दो कंडीशन है। जब हम मोनोटोन की बात करते हैं वो सीक्वेंस आपके पास इंक्रीजिंग भी हो सकती है और डिक्रीजिंग भी हो सकती है। हम सपोज ये करते हैं कि वो सीक्वेंस आपके पास डिक्रीजिंग है, इसी तरह हमें इंक्रीजिंग के लिए भी प्रूव करना पड़ेगा, और इंक्रीजिंग वाला प्रूफ आप स्टीफन एबर्ट की बुक में इंटरचेंजिंग एनालिसिस में देख सकते हैं, वहाँ पे वो प्रूफ है। तो मैं यहाँ पे ये हमारे पास डिक्रीजिंग का प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं डिक्रीजिंग के प्रूफ को यहाँ पे लेके चलूँगा कि अगर वो सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो जाए फिर प्रूफ किस तरह करना है। हम सपोज कर लेते हैं आल्सो सपोज दैट ए एन is decreasing. कि ए एन आपके पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना। अब मैं एक सेट डिफाइन करवाता हूँ। वो सेट किस तरह का होगा? लेट्स डिफाइन अ सेट। लेट्स डिफाइन वो सेट है हमारे पास सेट ए, और इस सेट ए के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो पूरी की पूरी सीक्वेंस हमने ए एन सपोज की है, ये सारी की सारी सीक्वेंस उठा के हम सेट ए के अंदर रख देते हैं। सेट ए के अंदर हमारे पास सीक्वेंस पड़ी होगी ए एन सच दैट एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल। नाउ अब चूंकि हमारे पास गिवन ये है कि ये सीक्वेंस आपके पास बाउंडेड है, तो हमें पता है कि कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएगी कि हमारे पास उस सीक्वेंस के लिए एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा m विच इज़ ग्रेटर देन 0, और हमारे पास जो पूरी की पूरी सीक्वेंस का मॉड आएगा a n दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू दैट नंबर m, और ये वाली कंडीशन हमारे पास हर नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करनी चाहिए। तो अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन किसी भी सीक्वेंस के लिए एग्जिस्ट करती है और हमारे पास एक अगर 0 से बड़ा एक रियल नंबर मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि वो सीक्वेंस आपके पास बाउंडेड। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि ए एन एक बाउंडेड सीक्वेंस है, तो हमारे पास इसका मतलब है उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर इटसेल्फ। अगर मैं इस मॉड को ओपन करूँ, मैं लिख सकता हूँ ए एन शुड बी लेस देन इक्वल्स टू m एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस, और ये वाली कंडीशन फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करूँ। अब अगर इस इनइक्वालिटी में मैं जो राइट हैंड साइड है उसको 1 मिनट के लिए स्किप करता हूँ, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये बताती है दैट ए एन शुड बी लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस। इट मीन्स कि हमारे पास पूरी की पूरी सीक्वेंस में जितने भी नंबर पड़े हैं वो सारे के सारी टर्म्स हमारे पास माइनस एम से या तो बड़ी होंगी या माइनस एम के इक्वल, और ये हमारे पास चीज़ चूँकि हर नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करेंगे। अब मुझे पता है ये पूरी की पूरी सीक्वेंस कहाँ पड़ी हुई है, ये पूरी की पूरी सीक्वेंस पड़ी है सेट ए के अंदर। तो अगर मैं इन दोनों डेफिनेशन को आपस में मर्ज करूँ, मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास सेट ए का हर एलिमेंट या तो माइनस एम से ग्रेटर होगा या माइनस एम के इक्वल है। तो ये तो हमारे पास लोअर बाउंड की डेफिनेशन नहीं बन गई। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास अगर सेट ए का हर एलिमेंट किसी भी माइनस एम कोई भी नंबर हो उससे बड़ा या उसके इक्वल आए, तो हम कह सकते हैं दिस माइनस एम विल बी द लोअर बाउंड ऑफ सेट ए। अब हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सेट ए की लोअर बाउंड एग्जिस्ट करती है, और अगर हमारे पास किसी भी सेट की कोई भी एक भी लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर जाए तो हम कह सकते हैं वो सेट आपके पास बाउंडेड बिलो है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिख सकता हूँ कि चूंकि हमारे पास ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड थी एज ए एन इज बाउंडेड, it implies
set A will be bounded. अब चूंकि हमारे पास जो सेट ए है वो बाउंडेड बिलो है, तो जब हमने एक्सियम ऑफ कंप्लीटनेस देखेंगे उसमें हमारे पास पता है कि अगर आपके पास कोई भी सेट है और वो बाउंडेड बिलो है तो उसकी फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ चूंकि हमारे पास जो सेट है वो बाउंडेड बिलो है तो इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इसका इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा। सो इन्फिमम ऑफ ए exists। इसका इन्फिमम एग्जिस्ट करता है। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका जो इन्फिमम है ना वो एस के इक्वल है, कोई भी तो नंबर होगा ना इसकी इन्फिमम, हम इन्फिमम को एस कह देते हैं। लेट एस इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ जो हमारे पास एस है वो सेट ए का इन्फिमम। अभी मैंने कहा कि इन्फिमम का मतलब है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, कि मतलब कि लोअर बाउंड में सबसे बड़ी लोअर बाउंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसे बड़ा कोई भी एलिमेंट ले आए तो वो इसकी लोअर बाउंड नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि अगर मैं ये लिख सकता हूँ कि हमारे पास एस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू लेस देन एस प्लस एप्सिलॉन, और मैं एप्सिलॉन को क्या लूँ, ये रहा है कि अगर मैं एप्सिलॉन को कोई भी एक पॉजिटिव नंबर ले लूँ तो ऑब्वियस सी बात है एस शुड बी लेस देन एस प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब है एस प्लस एप्सिलॉन एस से बड़ा कोई एलिमेंट। अब हमारे ने कहा था कि एस जो है वो सबसे बड़ी लोअर बाउंड है, इसका मतलब है एस प्लस एप्सिलॉन कभी भी लोअर बाउंड नहीं हो सकती। तो अगर लोअर बाउंड नहीं हो सकती, एस प्लस एप्सिलॉन जो है वो सेट ए की लोअर बाउंड नहीं है, इसका मतलब है सेट ए में कोई एक आध एलिमेंट तो ऐसा ज़रूर होगा ना कि जो आपके पास इस एस प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा, क्योंकि अगर तो सारे के सारे एलिमेंट एस प्लस एप्सिलॉन से बड़े होते तो फिर तो एस प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड बन जाती। लेकिन हमने कहा एस प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं है, तो इसका मतलब है कुछ एलिमेंट ऐसे ज़रूर हैं कि जो हमारे पास एस प्लस एप्सिलॉन से भी छोटे हैं। तो मैं कह सकता हूँ नाउ फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव एस plus epsilon will never be lower bound of set A, कि जो हमारे पास s plus epsilon है वो सेट ए की लोअर बाउंड नहीं है। इट इम्प्लाइज हमारे पास सेट ए का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए एन, हमारे पास सेट ए में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ए एन टाइप का, सच दैट A n is less than s plus एप्सिलॉन, क्योंकि हमारे पास s प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं है। इसका मतलब है सेट A में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो s प्लस एप्सिलॉन से छोटे होंगे ना। अब मुझे पता है कि हमारे पास जो इससे हमारे पास सीक्वेंस थी वो एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तो अगर मैं एक मिनट के लिए सपोज कर लूँ कि n की वैल्यू है मेरे पास जस्ट इमेजिन 10, जस्ट रफ आउट, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास चूंकि ये सीक्वेंस हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो मैं कह सकता हूँ A10 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू A11। तो जैसे जैसे सीक्वेंस की टर्म आगे बढ़ रही है वो छोटी हो रही है, तो A10 बड़ा होगा A11 छोटा होगा। सिमिलरली
क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है मैं ये भी कह सकता हूँ कि A10 is greater than equals to A12, or similarly I also can say that A10 is greater than equals to A13 और सो ऑन। मैं हर एक के बारे में यही क्लेम कर सकता हूँ, लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं ये भी तो क्लेम कर सकता हूँ ना कि हमारे पास जो A10 आएगा वो A10 के इक्वल होगा। तो अगर इन सारी की सारी जो मैंने यहाँ पे काम किया है, अगर इस सब को मैं मर्ज कर दूँ तो इस सब से मैं ये लिख सकता हूँ कि हमारे पास, मैं ये लिख सकता हूँ कि आपके पास जो A10 होगा या A10 होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू AN जब आपके पास n की वैल्यू या तो 10 आ जाए या 11, 12, 13। इसका मतलब है 10 या 10 से बड़ी हर वैल्यू के लिए ये वाली इनक्वालिटी होल्ड करेगी। तो मैं कैन से दैट दिस विल इनक्वालिटी होल्ड फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। और अगर मैं 10 ना सपोज करूँ, मैं इसको कैपिटल N ही लूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दैट AN should be greater than equals to a small n for n greater than equals to capital N। अगर इसको थोड़ा सा उल्ट करके लिख दूँ, I can say that AN should be less than equals to a capital N for n greater than equals to capital, क्योंकि हमारे पास ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। I can say that कि हम यहाँ से लिख सकते हैं सो फॉर n greater than equals to capital N we have हमारे पास चीज़ एग्जिस्ट करेगी एंड दैट थिंग इज बेसिकली मैं यहाँ पे लिखता हूँ AN is less than equals to a capital N, और a capital N के बारे में मुझे आइडिया है ये इससे लेस है, a capital N is less than ओके। नाउ अब हमें पता है कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस थी, हमारे पास ये जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी उसे हमने ये लिख दिया है। अब ऑन द अदर हैंड हमने ये भी तो कहा था कि जो S है वो सेट A का इन्फीमम है। इसका मतलब ही हुआ कि सेट A का इन्फीमम का मतलब है कि हमने यहाँ पे ये बात की थी कि हमारे पास सेट A का हर एलिमेंट हमने इन्फीमम की सूरत में ये बात की थी कि जो हमारे पास सेट S है वो सेट जो S है वो सेट A का इन्फीमम है। इसका मतलब ही हुआ कि S जो होगा S शुड बी लेस देन इक्वल्स टू AN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमारे पास इन्फीमम है तो लोअर बाउंड तो होगी ना, तो लोअर बाउंड की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। और लोअर बाउंड की डेफिनेशन हमने यहाँ पे भी लिखी हुई थी, ये वाली, यहाँ पे हमने -m को लोअर बाउंड कहा था, अब यहाँ पे मैं s को लोअर बाउंड किया, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नाउ तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास अगर मैं इसको और इसको कंबाइन करूँ तो मैं लिख सकता हूँ s should be less than equals to AN and AN is less than equals to a capital N and a capital N is less than S plus epsilon। और ये सारी की सारी कंडीशन कब होल्ड कर रही हैं फॉर n greater than equals to। अब ऑन द अदर हैंड हमें ये भी पता है कि अगर एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर है हम ये लिख सकते हैं कि S में से अगर मैं एप्सिलॉन माइनस कर दूँ तो ये हमारे पास चीज़ लेस होगी, सिंपल S। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ आई जस्ट इंक्लूड इट हियर दैट S माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन S। अब अगर मैं इन सारी चीज़ों को कंबाइन करूँ, लेट मी चेंज द कलर, लेट्स
कंक्लूड द होल थिंग। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं इट विल इम्प्लाइज, अगर मैं इसमें से कुछ चीज़ें स्किप करना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ एस माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन, इस एस को मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट एन लिख रहा हूँ, ए एन, एंड ए एन में सारी चीज़ को स्किप करके ये लिख रहा हूँ माइन इज लेस देन एस प्लस एप्सिलॉन। तो ये चीज़ कब एग्जिस्ट करती है, दिस थिंग विल एग्जिस्ट फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल एन। नाउ अब हम अगर इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं, आई कैन से दैट इट विल इम्प्लाई, अगर इन तीनों साइड पे मैं माइनस एस ऐड कर दूँ तो हमारे पास ये माइनस एस ऐसे कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस एस बच जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन माइनस एस is less than epsilon, and this thing will hold for n greater than equals to n. Now I can say that this thing will implies, अगर इस मॉड को मैं आपस में दोबारा लिख दूँ, जैसे मैं मॉड को स्प्लिट कर सकता था, उसको मैं बैक पे लिख दूँ तो मैं लिख सकता हूँ ए एन माइनस एस इज लेस देन एप्सिलॉन और n greater than equals to। तो ये तो हमारे पास डेफिनेशन नहीं बन गई कन्वर्जेंस की, कि हमारे पास जो सीक्वेंस है ए एन वो एस को कन्वर्ज कर रही है। तो इट मीन्स आई कैन से दैट दिस थिंग विल इम्प्लाइज दैट द सीक्वेंस ए एन converges to some number s, or you can say that that is a n is converged। अब देखिए हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट में ली थी एक ऐसी सीक्वेंस ए एन जो आर्बिट्रेरी थी, और हमने कहा कि वो सीक्वेंस आपके पास मोनोटोन है और वो आपके पास बाउंडेड है, और लास्ट में हमने ये प्रूव करवा दिया कि वो सीक्वेंस आपके पास कन्वर्जेंट भी है। हमने ए एन एक आर्बिट्रेरी सीक्वेंस ली थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास हर मोनोटोन और बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। अब जिस तरह का प्रूफ मैंने डिक्रीजिंग सीक्वेंस लेके किया था, सिमिलरली इन्हीं लाइंस पे हम प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग ए एन एज अ इंक्रीजिंग सीक्वेंस। So this is the end of lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.